तो चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की बुनियाद है। वो दस्तावेज जो तय करता है कि हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये है हमारे देश का सर्वोच्च कानून। इसका मतलब ये कि देश का कोई भी दूसरा कानून, कोई भी सरकारी हुक्म इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। हर किसी को हर हाल में इसके दायरे में ही रहना होगा। और अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना हो ना तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 470 से भी ज्यादा। जी हाँ, हमारे संविधान में 470 से ज्यादा आर्टिकल्स है और यही चीज इसे इतना इतना डिटेल्ड और इतना बड़ा दस्तावेज बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना मॉन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट आखिर बना कैसे, और क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। इसकी कहानी में ना ये 2 तारीखें बहुत खास हैं। पहली है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट किया, मतलब इसे स्वीकार कर लिया। और फिर आई 26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब ये पूरे देश में लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। और ये जो हम देख रहे हैं, ये इसके सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जब ये बना था ना, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन वक्त के साथ देश की ज़रूरतें बदली और इसमें भी बदलाव किए गए। और आज इसमें 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ इवॉल्व होता है। और पता है, यही साइज, यही डिटेलिंग इसे एक बहुत ही यूनिक पहचान देती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, यानी उन वादों की जो ये देश के हर नागरिक को देता है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक इन अधिकारों की पक्की गारंटी दी गई है। और ये कोई आम अधिकार नहीं है, ये वो बुनियादी आज़ादियां हैं जिन्हें कोई सरकार भी छीन नहीं सकती। ये वो हक हैं जो हर नागरिक को एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का आधार देते हैं। इनमें क्या क्या आता है? इसमें शामिल हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें, जैसे कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होगी, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और हाँ, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा का अधिकार भी होगा। तो एक तरफ तो हुए नागरिकों के अधिकार, लेकिन संविधान सिर्फ यही नहीं रुकता, ये सरकार को भी दिशा दिखाता है। एक तरह से ये सरकार के लिए एक गाइड बुक है कि देश को चलाना कैसे है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको मिलेंगे आर्टिकल 36 से 51 में। अब यहाँ एक मजेदार बात है, फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर ये हैं क्यों? असल में ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपस की तरह हैं, एक रोड मैप जो ये बताता है कि अच्छी नीतियां कैसी दिखनी चाहिए। और इन सारे प्रिंसिपल्स का, इन सारे दिशा निर्देशों का मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर तैयार करना, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर एक इंसान का भला हो और सबको तरक्की करने के बराबर मौके मिले। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाया गया है। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि देश से एक नागरिक को क्या मिलेगा, नहीं, ये भी बताता है कि एक नागरिक का देश के प्रति क्या फर्ज है। और यही बैलेंस आता है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी से। इन्हें बाद में आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। ये क्या है? ये हम सब नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो देश प्रेम और एकता की भावना को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो ये एक तरह का 2 तरफा रिश्ता है ना? एक तरफ देश अपने नागरिकों को अधिकारों की पूरी गारंटी देता है और दूसरी तरफ बदले में नागरिकों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। और ये पूरा का पूरा ढांचा, ये अधिकार, ये कर्तव्य, ये सब 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। और ये 4 पिलर्स ही हमारे संविधान की आत्मा हैं। कौन से हैं ये? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, सबके बीच भाईचारे की भावना।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में, मॉडर्न इंडिया में, एक नागरिक अपने अधिकारों की मांग और अपने कर्तव्यों की पूर्ति, इन दोनों के बीच एक सही, एक अच्छा संतुलन आखिर